क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 kg मीटर स्क्वायर एंड इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड. फाइंड आउट टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 5 सेकेंड. बच्चों यहाँ पर अपने को उस बॉडी को जो रोटेट कर रही है उसको रोकना है. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जब रोकना है तो अपने पास ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ गई 0. बच्चों ओमेगा इनिशियल वो होगा 10 रेवोल्यूशन है. बच्चों जैसा सर ने कहा था कि अगर वो रेवोल्यूशन में है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई, तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड, यानी कि 20 पाई रेडियन पर सेकंड. एग्जैक्टली सर, 20 पाई. टाइम इंटरवल भी दिया है सर 5 सेकंड. बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा बच्चों टाइम इंटरवल है 5 सेकंड. अब बच्चों मुझसे पूछा गया है कि टॉर्क क्या रिक्वायर्ड है. जैसा सर ने अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा था मैं उसी को लिख रहा हूं. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. क्या आई अल्फा को सर ने अभी लिखना बताया, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी. अब बच्चों सोच के देखो, आई आपको डायरेक्टली दे रखा है 50. तो बच्चों यहां बस वैल्यूज पुट कर रहा हूं 50, ओमेगा फाइनल 0 माइनस ओमेगा इनिशियल 20 पाई. अब बच्चों टी की वैल्यू हो गई 5. इसको सॉल्व करते हैं. क्या 5 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स. बच्चों आंसर आया यहां से -200 पाई. और बच्चों टॉर्क की यूनिट क्या थी याद करो. एग्जैक्टली. तो क्या होगा न्यूटन मीटर. अब बच्चों सोचो यहां पर ध्यान से, यहां टॉर्क नेगेटिव आया है. हाँ. इसका मतलब जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा तभी तो बॉडी रुकेगी. तो बच्चों रिटार्डेशन हम लोग एंगुलर रिटार्डेशन कह सकते हैं. तो बच्चों इस नेगेटिव का मतलब यही है कि रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा, टॉर्क. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, बच्चों इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ थिन यूनिफॉर्म स्टिक ऑफ लेंथ L एंड मास M इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली विद इट्स एंड बी हिंज्ड ऑन द एज ऑफ अ टेबल. बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि ये हमारे पास एक मान लीजिए स्टिक दी गई है जिसकी मास है स्मॉल m और लेंथ कितनी दी गई है स्मॉल l, और क्वेश्चन में बोला गया है B पर ये हिंज्ड है. तो बच्चों B पर हिंज्ड है मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर सकती है, रोटेट लाइक दिस. बच्चों ये हिंज्ड है. अगर मानकर चलिए इसको हमने रिलीज कर दिया किस चीज के लिए, रोटेट करने के लिए, तो कुछ ऐसे ये रोटेट कर जाएगी. तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, ये अगर रोटेट कर रही है लाइक दिस तो बी पॉइंट क्या हो गया, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पर ये हिंज्ड है. सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है पॉइंट ए इज सडनली रिलीज्ड. जैसा हमको अभी मैंने बताया कि ये पॉइंट ए मैंने होल्ड किया था, अचानक से इसको छोड़ दिया तो ये क्या करने लग जाएगी, रोटेट. द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्टिक एट द टाइम ऑफ रिलीज इज. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहां पर क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए. बच्चों इस क्वेश्चन को जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो जैसा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, आंसर दीजिए. इनिशियली मैंने इसको ऐसे होल्ड कर रखा था. तो ऑब्जर्व कीजिए मेरी फिंगर ने इसमें फोर्स कहां लगा रखा था, अपवर्ड, और mg फोर्स कहां लग रहा था, डाउनवर्ड्स. तो ऑब्जर्व कीजिए ये बिल्कुल रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम में था. अब जैसे ही मैंने अपना फोर्स हटाया तो यहां पर ये क्या कर गई, रोटेट कर गई. इसका मतलब इसको टॉर्क मिलने लग गया, नेट टॉर्क मिलने लग गया, जिसकी वजह से इसने रेस्ट से रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया. तो बच्चों रेस्ट से अगर रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब इस पर टॉर्क लगा है. बिल्कुल लगा. और अगर मैंने अपना फोर्स हटा दिया है तो टॉर्क किसने प्रोवाइड किया होगा, mg ने. और बच्चों आपको याद होगा कि ग्रेविटी फोर्स हमेशा कहां लगेगा, सेंटर पे, जिसको अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और स्मॉलर हाइट के लिए वो सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड करता है. तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर मैंने मार्क कर दिया कि ये इस स्टिक का सेंटर है और यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg. m बच्चों स्मॉल है, यहां पर हम लोग स्मॉल m मास लिख सकते हैं इसका, जैसा कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है. तो ये हो गया हमारे पास स्मॉल mg. ओके सर. अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि हमें mg का टॉर्क कैलकुलेट करना है. तो बच्चों mg का टॉर्क कैलकुलेट करना है तो टॉर्क के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है हमारे पास डिस्टेंस कहां तक, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पूरी लेंथ बच्चों हमें कितनी दी गई है, l. तो ये कितनी हो जाएगी, l/2. तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए इसका टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है. तो हम लोग अगर टॉर्क निकालें तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, आई अल्फा. इस रिलेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं. बच्चों टॉर्क अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो R कितना है, L/2, और F कितना है, mg. और ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो R F sin थीटा में sin 90 हो गया 1, तो सिर्फ रह गया R F. R की वैल्यू L/2 और फोर्स कितना है, mg. तो L/2 और mg. बच्चों फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क यानी कि नेगेटिव नहीं लिखा है. सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. दूसरा है आई. बच्चों आई किसके अबाउट लिखना होता है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है. तो ऑब्जर्व कीजिए ये रॉड है, कौन से एक्सिस के अबाउट घूम रही है, जो इसके एंड पर है. और एंड पॉइंट पर है तो कितना टॉर्क, इसका आई कितना होता है, ml²/3.
तो ये हो गया ml²/3। क्या बच्चों यहां से अल्फा कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल सर। तो ऑब्जर्व कीजिए क्या कैंसिल हो रहा है, पहले उस पर फोकस करें। m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल। तो बच्चों यहां पे बचा है हमारे पास g/2 और यहां पे हमारे पास कितना बचा है l/3 इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 3g/2। ये हो गया हमारे पास अल्फा। अब बच्चों हम लोगों को पता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बेसिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी कोई बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके अंदर जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं जिनके एंगुलर वेरिएबल सेम है पर लीनियर वेरिएबल सबके अलग अलग है। तो बच्चों इस स्टिक के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सबके एंगुलर वेरिएबल जैसे कि अल्फा सबका सेम होगा, बिल्कुल, पर सबका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर हम लोग बात करें, सबके एक्सेलरेशन बात करें, सबकी स्पीड बात करें, सबकी डिस्टेंस कवर्ड बात करें तो वो अलग अलग होगी क्योंकि वो लीनियर वेरिएबल। बिल्कुल। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, हमें अल्फा यानी कि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्टिक। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो थोड़ी देर बाद ये स्टिक जो होगी वो ऐसे हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो अपना मोशन करते हुए यहां पर आ जाएगा लाइक दिस। बिल्कुल आएगा सर। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास के लिए अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो बच्चों अल्फा हमें पता है, एक्सिस से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस हमें पता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या ये अल्फा आर लिखा जा सकता है? बिल्कुल सर। और अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी 3g/2l और बच्चों आर क्या हो गया l/2 डिस्टेंस, वो कितनी हो गई l/2। तो L से L कैंसिल, तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 3g/4। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों सोच के देखिए कि अगर मुझे A पॉइंट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता तो A पॉइंट के एक्सेलरेशन के लिए अल्फा आर तो मैं लगाता पर R की वैल्यू कितनी लगता है एक्सिस से L, क्योंकि लीनियर वेरिएबल्स सबके लिए अलग अलग है क्योंकि वहां पर एक्सिस से उन सबकी रेडियस आई मीन उनके सर्कुलर मोशन की रेडियस अलग अलग होगी। तो ये था वो क्वेश्चन बच्चों जो हम लोगों ने सॉल्व किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ फोर्स mg/3 is applied horizontally on a uniform rod of mass capital M and length capital L as shown. Find angular acceleration of rod. बच्चों जैसे ही अपन ने यहाँ फोर्स लगाया, आप देख सकते हो ये जो रॉड है ये इस पॉइंट बहुत हिंज्ड है। और बच्चों हिंज्ड है इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे है। अब बच्चों अगर मैं इसको इस साइड से फोर्स लगाऊंगा तो इधर रोटेट करने की कोशिश करेगी। अब बच्चों अगर ये रोटेट कर जाती है इसका मतलब 100% कोई टॉर्क रेस्पॉन्सिबल था इसके रोटेशन के लिए। अब बच्चों अगर अपने टॉर्क ढूंढ लिया तो टॉर्क बराबर क्या होता है आई अल्फा, तो मुझे वहां से अल्फा भी मिल जाएगा। तो बच्चों अपने को यही तो पूछा है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब मुझे अल्फा ढूंढना है। अल्फा कहां से आया, टॉर्क से आया। टॉर्क कहां से आएगा, जब अपने को मालूम पड़े कि कोई फोर्स हो जो उसके आर के परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों चेक करो, अगर मैं ढंग से देखता हूं ये पॉइंट के बाद ये हिंज्ड है। अगर इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखो तो ये है। बिल्कुल। अगर बच्चों यहां से मैं कोई आर वेक्टर बनाता हूं, क्या ये आर वेक्टर इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल। तो मेरे लिए यही आर होगा और आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई L/3 के बराबर। और बच्चों फोर्स की वैल्यू किसके बराबर mg/3 के। तो आई कैन से टॉ बराबर RF। बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात हो रही है तो आर की वैल्यू हो गई L/3, फोर्स की वैल्यू हो गई mg/3। बच्चों ये तो बात हो गई अपने राइट साइड की। अब टॉर्क को अपन क्या लिख सकते हैं आई अल्फा। तो बच्चों यहां लिख दिया मैंने आई अल्फा। बच्चों सोच के बताओ इस एक्सिस के अबाउट ये जो रॉड है ये रोटेट कर रही है, क्या ये एक्सिस उसके एंड पर है? अगर एंड पर है तो उसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ml²/3। तो बच्चों यहां लिख सकता हूं मैं इसको ml²/3 इंटू अल्फा बराबर L/3 इंटू mg/3। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो m है ये तो कैपिटल है बच्चों। अब यहां पर ढंग से देखो, क्या m से m कैंसिल हो गया? बिल्कुल। एक L से एक L कैंसिल हो गया, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। बच्चों यहां से अल्फा कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर एक L बचा हुआ था उसको बच्चों नीचे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा G/3L और ये इसका आंसर है बच्चों। सर यहाँ पे बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं जनरली, वो ये होता है कि सर यहाँ पर mg फोर्स लग रहा होगा तो क्या उसका टॉर्क हमें लिखना चाहिए? ओके बच्चों जैसा सर ने डाउट पूछा है ध्यान से सुनिएगा। ये जो अपन ने अल्फा निकाला है ये उस इंस्टेंट का है जिस इंस्टेंट में ये वर्टिकल है और अपन ने फोर्स ऐसे लगाया है। अगर आप इसी इंस्टेंट पर mg को ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर वापस कहता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके L/2 पे होगा, यहां कहीं होगा।
क्या इस पर जो फोर्स लग रहा होगा mg वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। और क्या ये फोर्स को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, रोटेशन से पास हो रहा है, इसका टॉर्क क्या हो गया, जीरो। एट दिस इंस्टेंट इसका टॉर्क जीरो, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक ही टॉर्क कंसीडर। एग्जैक्टली सर। और सर यहाँ पर बच्चों का एक और क्वेश्चन आता है कि मानकर चलिए रॉड हिंज्ड है, मानकर चलिए कि ये हमारे पास हिंज्ड पॉइंट है और रॉड ऐसे सस्पेंडेड है, तो बिकॉज ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा। ओके। और नॉर्मल रिएक्शन अगर कांटेक्ट की वजह से, तो उसका टॉर्क हम लोग यहाँ पर कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? बच्चों जैसे सर ने बोला कि यहाँ पर कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन तो होगा, बिकॉज यहाँ पर कांटेक्ट है हिंज और रॉड के बीच में। तो सोच के देखो, कांटेक्ट यहाँ पर है, अगर रॉड अभी ऐसी है तो हो सकता है नॉर्मल ऊपर हो सकता है जब रॉड टेढ़ी हो जाए तो नॉर्मल इधर आ जाए। तो बच्चों एनी हाउ ये जो नॉर्मल वाला फोर्स है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है। अगर बच्चों ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, इसका मतलब इसके कारण जो टॉर्क क्रिएट होगा कितना होगा, जीरो, बिकॉज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है। इसलिए आपको कोई भी हिंज फोर्स के बारे में टेंशन नहीं लेनी है अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन हिंज के अबाउट ही लेते हो तो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है अगेन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L एट द गिवन इंस्टेंट एज शोन इन फिगर। बच्चों सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग ऑब्जर्व करें जो हमें क्वेश्चन में दिया है। ये रॉड की इनिशियल लोकेशन थी, है ना, और क्वेश्चन में हम लोगों ने हो सकता है इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया हो, तो क्वेश्चन में रॉड जो है वो थीटा एंगल कवर करके अपनी फाइनल इस पोजीशन पे आ गई है। तो हमसे पूछा गया है कि जब ये फाइनली इस पोजीशन पे आ गई है तो एट दिस इंस्टेंट हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सर। तो बच्चों इस इंस्टेंट पर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई टॉर्क होगा, और वो टॉर्क कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, हम लोग गिवन इंस्टेंट यानी कि फाइनल लोकेशन जो है उस इंस्टेंट पर डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ये हिंज पॉइंट है, ये हमारे लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। नोटिस कीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो एक एंड से पास हो रहा है, किसके, रॉड के, और रॉड के एंड से अगर पास हो रहा है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/3। सेकेंड थिंग बच्चों, अगर ये यहां पर हिंज है तो यहां पर हिंज की वजह से नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंज और रॉड के बीच में कांटेक्ट रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो उसके टॉर्क की टेंशन लेनी ही नहीं है, उसका टॉर्क कितना हो गया, जीरो। बिल्कुल। अब बच्चा बच्चों यहां पर एक ही नेचुरल फोर्स जो हम लोग सोच सकते हैं वो होगा mg। तो बच्चों mg कहां होगा, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे एज वेल एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बच्चों ये मैंने मार्क कर दिया कौन, mg। बिल्कुल सर। और मास इसका हमें कैपिटल M दिया है तो हम लोग इसमें कैपिटल M लिख सकते हैं, तो ये हो गया कैपिटल mg। ओके। अब बच्चों हमें टॉर्क इसका कैलकुलेट करना है। तो याद है आपको प्रीवियस केस में जो mg था उस इंस्टेंट पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा था, तो उसका टॉर्क उस इंस्टेंट पर कितना था, जीरो। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो mg है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं टॉर्क डेवलप कर रहा होगा, क्रिएट कर रहा होगा। तो बच्चों mg का टॉर्क निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, आपको अच्छे से पता है, r और f। तो हमने f तो मार्क कर लिया, अब बात है r की। तो r कहां से कहां तक मार्क करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो बच्चों ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये हम लोगों ने मार्क कर दिया r। क्या बच्चों इस r की जो लेंथ होगी वो क्या L/2 के बराबर होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर ये एक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक की डिस्टेंस कितनी हो गई एंड से L/2। अब बच्चों यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि ये वैल्यू जो है r है और ये जो है वो क्या है f है, और आप नोटिस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमने क्या सीखा था कि जब r और f पहले से एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो तो आपका काम है या तो r के कंपोनेंट करके f के परपेंडिकुलर ले आओ, या फिर f के कंपोनेंट करके r के परपेंडिकुलर ले आओ। चॉइस इज योर्स। हम जो भी वहां पर करें किसी ना किसी एक को तो कंपोनेंट करके दूसरे के परपेंडिकुलर ला सकते हैं। तो बच्चों हम लोग किसी भी एक को ऑब्जर्व करें, हम लोग मान लेते हैं L/2 यानी कि r के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, और ये जो होगा हमारे लिए क्या बन जाएगा, r परपेंडिकुलर, जो हमें रिक्वायर्ड है। तो बच्चों ये पूरी लेंथ जो है वो L/2 है। क्या इसके कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं? बिल्कुल सर। बच्चों L/2 का ये कंपोनेंट क्या होगा, L/2 cos थीटा, और ये कौन सा होगा, L/2 sin थीटा। तो r परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई L/2 sin थीटा, जो कि mg के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये है फोर्स। क्या इनसे हमें टॉर्क नजर आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं यहाँ पे टॉर्क लिखूंगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तो बच्चों मैग्नीट्यूड में r परपेंडिकुलर कितना है, L/2 sin थीटा, और फोर्स की वैल्यू कितनी है, mg। तो बच्चों जैसा भी आपको सर ने बताया था कि हम लोग टॉर्क को इक्वेट कर चुके हैं, अब इसको किसके साथ हमें कंपैरिजन करना है, I अल्फा के साथ। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं I अल्फा L/2 sin थीटा mg। बिल्कुल सर।
अब बच्चों यहाँ पर i की वैल्यू मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दी है, कितनी है ml स्क्वायर बाई 3। तो ये हो गया ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू l बाई 2 साइन थीटा इंटू mg। बिल्कुल। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या चीजें यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास बचा है l अल्फा बाई 3 और यहाँ पे हमारे पास बचा है g साइन थीटा अपॉन 2। तो बच्चों अल्फा निकालना है तो ये हो जाएगा 3g साइन थीटा अपॉन 2l। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग हर बार, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, हर बार हम लोग गिवन इंस्टेंट पे अल्फा क्यों निकाल रहे हैं। तो बच्चों आपने नोटिस किया अल्फा जो है कहीं ना कहीं थीटा डिपेंडेंट आ रहा है। अगर ये रॉड इस तरह से मूव करती जाएगी तो थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी और थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो अल्फा भी चेंज होता जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में अल्फा कैसा है, वेरिएबल। दैट्स व्हाई हम लोग हर बार गिवन इंस्टेंट ये टर्म यूज कर रहे हैं। तो सर कह सकते हैं अपन यहाँ पर टॉर्क भी वेरिएबल है। बिल्कुल सर, टॉर्क वेरिएबल है, ऑब्वियस सी बात है। थीटा बदल रहा है, अल्फा बदल रहा है और अल्फा तभी बदला होगा जब वहां पे टॉर्क बदला होगा क्योंकि गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, a string is wrapped around a cylinder of mass m and radius small r as shown. If a block of mass small m which is connected at one end of a string is released from rest, then find first acceleration of block. बच्चों यहाँ पर जैसा बता रखा है, अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक के नीचे अपना हाथ रख देता हूँ तब तक ये ब्लॉक रेस्ट पर है। जैसे मैं अपना हाथ हटाऊंगा इसके ऊपर mg के कारण 100% नीचे जो फोर्स लगेगा वो नीचे जाएगा ब्लॉक। बच्चों जैसे ही ब्लॉक नीचे जाएगा क्या इस थ्रेड को इलोंगेट होना पड़ेगा। अगर थ्रेड इलोंगेट होगी, इलोंगेट का मतलब है कि उसके पास लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए तो इसके लिए क्या होगा, इस सिलेंडर को गोल घूमना पड़ेगा, तब जाके तो बच्चों यहाँ से जो लेंथ होगी वो अनवाइंड होगी और ये वाली लेंथ बढ़ती जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको साइड व्यू से देखूंगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे लिए ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा। बिल्कुल सर। एक मुझे यहाँ साइड में दिखाया जाएगा, ये डिस्क है एक, उस डिस्क के अबाउट थ्रेड लिपटी हुई है, इसके ऊपर अराउंड पूरी वाइंड हो रखी है और नीचे एक मास ब्लॉक हो गया m। बच्चों जैसे ये मास ब्लॉक नीचे कुछ a एक्सिस से जाएगा इस थ्रेड को भी और लंबा होना पड़ेगा। अपन थ्रेड यहाँ पर आइडियल मान रहे हैं, इनएक्सटेंसिबल है। तो बच्चों लंबा कैसे हो सकता है, जब इसको भी गोल घूमेगा और यहाँ से थ्रेड अनवाइंड होती जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये जो डिस्क है जो अपने को इस साइड से डिस्क दिख रही है और एक्चुअली में है क्या, ये सॉलिड सिलेंडर, उसको रोटेट होना पड़ेगा। ओके तो सर यहाँ पर जैसा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डिस्क है या जो हम लोग सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं तो ये रोटेट कर रही है, मतलब ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। और एट द सेम टाइम ये ब्लॉक अगर नीचे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है मतलब ये ट्रांसलेटरी यानी कि लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो एक ही क्वेश्चन में सर हमें दो चीजें दी गई हैं, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी। बिल्कुल। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के लिए यानी कि सर ब्लॉक के लिए सॉल्व करना है तो मैं इस ब्लॉक की इक्वेशन या ब्लॉक के मोशन को कैसे जस्टिफाई करूंगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। बच्चों यार सर ने बोला कि ये सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सर ने अपने पहले इक्वेशन बता चुके हैं, F net is equals to mass into acceleration। तो बच्चों इस ब्लॉक के लिए मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, इसमें जितनी फोर्सेस है इसको F net equals to ma। ओके एंड सर एट द सेम टाइम जब ये रोटेशनल मोशन कर रहे हैं तो इसके मोशन को हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। बच्चों यहाँ पर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो 100% कोई ऐसी फोर्स होगी जो इसके आर के परपेंडिकुलर होगी जिसने इसके अंदर टॉर्क क्रिएट करा होगा। तो बच्चों यहाँ पर आएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, जहां पर आई इसी का होगा। ओके तो सर जैसे अगर आपने बोला कि इस पर टॉर्क मिल रहा है तो क्या हम लोग इसमें टॉर्क का वैल्यू मतलब टॉर्क कैसे बता सकते हैं कि टॉर्क मिल रहा होगा इसको। ओके सर, बच्चों जैसा सर ने बोला कैसे बता सकते हैं, सोच के देख रहे हैं यहाँ पर। क्या एक्चुअली में तो डायग्राम ये था, क्या अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर इधर लग रही होगी और इस पॉइंट की बात करें तो टेंशन इधर लग रही होगी। अब बच्चों इसी चीज को अगर मैं यहाँ मार्क करता हूं तो क्या यहाँ पर जो टेंशन है वो इधर और इस पॉइंट पे जो टेंशन लग रही है वो इधर लग रही है। ओके क्या सोच के देखे सर कि यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही होगी। अगर ये रोटेट कर रही होगी तो एक्सिस से इस पॉइंट का ये डिस्टेंस मैं आर कह सकता हूं सर। ठीक है। और आर के परपेंडिकुलर एक फोर्स है, अगर फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स। तो बच्चों टेंशन फोर्स और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये टॉर्क जनरेट करेंगे और इस डिस्क को रोटेट करेंगे। ओके एंड एट लास्ट सर जब हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन आ गया है, रोटेटरी मोशन आ गया है और हमसे क्वेश्चन में इस तरह का बात की गई कि एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन दीज टू मोशंस, तो कैसे हम लोग इसको एस्टैब्लिश करें। बच्चों कोई भी मतलब कोई भी कनेक्शन बनाना हो या कोई भी अपने को एस्टैब्लिश करना रिलेशन को, तो उस केस के लिए अपने को ऐसा लिंक चाहिए होता है जो लिंक दोनों के अंदर सेटिस्फाई हो पाए। बच्चों सोच के देखो यहाँ पर एफ और टॉ के बीच का जो लिंक था वो था आर इंटू टेंशन। पर बच्चों यहाँ पर एक लिंक और बन रहा है जो है ए और अल्फा के बीच में। क्या अपन जानते हैं ए इक्वल्स टू
आर अल्फा होता है। बिल्कुल सर। अब बच्चों ए इक्वल्स टू आर अल्फा से हो सकता है ना कि यहां से मैं ए की वैल्यू यहां से करके यहां पुट कर देता हूं और अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तो क्या मेरे को दोनों इक्वेशन के बीच में एक लिंक मिल जाएगा। ओके तो स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया कि अभी ये हमारे सामने क्वेश्चन है, पर ये और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्रैक्टिस हमको मिलेंगे, स्पेशली इन रोलिंग मोशन, जहां पर भी हम लोग ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे होंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमारी एक फिक्स्ड अप्रोच है और वो अप्रोच आपके सामने लिखी है। जो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा होगा उसको आप वहां पर समझाएं एफ नेट बराबर ma से। रोटेटरी मोशन के लिए आप एक्सप्लेन करेंगे नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एंड एट लास्ट इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे ए इक्वल टू अल्फा। ये 3 इक्वेशन आपके लिए कंपलसरी हो जाएंगी, उनको आप अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आपके 100% आंसर्स निकल कर आएंगे। बिल्कुल। अब बच्चों वापस एक बार सब कुछ मैं फेयर आउट कर देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं वापस कहता हूं कि इसको मैं डिस्क मान रहा हूं, तो बच्चों यहां पर अपन ने एक डिस्क बना देता हूं। अगर मैं इसका साइड व्यू कर रहा हूं बच्चों एज यूजुअल, और यहां पर ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड से ये मास ब्लॉक लटका हुआ है m। बच्चों ये जो डिस्क है, डिस्क बोलो या सॉलिड सिलेंडर बोलो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। अपन उसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं एग्जैक्टली, तो हमें यहां सामने से वो डिस्क ही नजर आएगी। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा बच्चों, mr²/2। बच्चों एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि अगर मैं बात करूं टॉर्क की, जैसा आपको जस्ट अभी समझाया था, तो इस पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, टेंशन, और बच्चों ये क्या होगा, इसका रेडियस। तो बच्चों क्या इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद जो टॉर्क होगा वो टॉर्क होगा T × R। और बच्चों इस ब्लॉक की बात करें, इस ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा होगा बच्चों, mg, ऊपर लग रहा होगा टेंशन, और ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। ठीक है। तो बच्चों मैं पहले ब्लॉक की इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसा लिखा था लीनियर मोशन की इक्वेशन। और स्पेशल बात ये सर, दोनों के मास हमें सेम दिए हुए हैं। एग्जैक्टली सर। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर दोनों के मास कैसे हैं, सेम है। अगर हो सकता है कि मास डिफरेंट हो, तो आपको यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते वक्त ध्यान रखना है कि मास उसी का लेना जो सिलेंडर का दे रखा हो या डिस्क का दे रखा हो। तो बच्चों यहाँ पहली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, किसके लिए, ब्लॉक के लिए। तो बच्चों ब्लॉक के लिए पहली इक्वेशन क्या होगी, mg माइनस t इज इक्वल्स टू ma। बच्चों सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं जो रोटेशन मोशन की है, इस डिस्क की या फिर सॉलिड सिलेंडर की। तो बच्चों टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फा फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब बच्चों टॉ की वैल्यू कहां से आएगी, r परपेंडिकुलर इनटू f, तो r × t। r × t, बिल्कुल सर। तो ये हो गया बच्चों r × t। और बच्चों क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है mr²/2, mr²/2 इनटू अल्फा। क्या बच्चों यहां से आप ढंग से देख सकते हो, एक r से एक r तो कैंसिल हो गया। ठीक है सर। बच्चों यहां से t की वैल्यू आ गई mr/2 इनटू अल्फा। अभी आप ढंग से देखें तो यहां पर t दोनों इक्वेशन में वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, अल्फा भी वेरिएबल है। कितने वेरिएबल्स हो गए, 3। इक्वेशन कितनी है, 2। सर ने कुछ हिंट दिया था कि इन दोनों बीच में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करना हो तो उस केस के अंदर अपने को एक तीसरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, a = अल्फा। बिल्कुल सर। तो बच्चों अगर मैं a = अल्फा r लिख दूं या अल्फा = a/r लिख दूं तो मेरा काम चल जाएगा। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहीं पे मैं उसको पुट कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, t = mr/2 इनटू अल्फा की जगह a/r। r से r कैंसिल, r से r कैंसिल हो गया। क्या बच्चों यहां से t की वैल्यू आ गई ma/2। बच्चों जैसे ही t की वैल्यू ma/2 आ गई, क्या यहां से उठा के यहां रख देते, बिकॉज हमने क्या ढूंढना है बच्चों, एक्सीलरेशन। तो बच्चों जैसे ही मैं सेकंड वाली इक्वेशन में जो t की वैल्यू आई उसको फर्स्ट में रख रहा हूं, तो बन जाएगा mg माइनस ma/2 इज इक्वल्स टू ma। ठीक है। बच्चों इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 3ma/2 टोटल बिल्कुल हो सर। जाएगा। तो ये इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 3ma/2। बच्चों यहां से m से m कैंसिल हो गया। क्या यहां से a की वैल्यू आ गई 2g/3। ठीक है। बच्चों ये तो अपने पास एक्सेलरेशन आ गया। सर एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पुट कर दे तो टेंशन भी निकाल दीजिए। बिल्कुल सर, आपने जैसा कहा वैसा कर देते हैं। तो टेंशन की वैल्यू बच्चों यहां से आ गई। क्या a को यहां रख देता हूं तो m × 2g/3। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया और mg/3 आ गई टेंशन की वैल्यू। तो बच्चों यहां तक अपन ने इसके वाले पार्ट सॉल्व कर दिए। बिल्कुल सर। अल्फा भी निकाल दीजिए। अल्फा भी निकाल देते हैं, ठीक है सर। तो सर आपने कहा अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू होता है बच्चों a/r। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू हो गई 2g/3, तो यहां पर लिख देता हूं 2g/3 अपॉन r, तो अल्फा इक्वल्स टू 2g/3r। बिल्कुल सर। तो बच्चों आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब एक से जुड़े हुए सारी क्वांटिटीज हैं और सब हम लोग बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे ये नंबर 1 लिखा हुआ था, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है टेंशन इन स्ट्रिंग, जो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बात करते हैं अब थर्ड पार्ट की, जिसमें लिखा हुआ है स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट कवर्स डिस्टेंस h
एंड एट द सेम इंस्टेंट फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। बिल्कुल सर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग प्रीवियस स्लाइड की बात करते हैं, और प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया गया था। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और क्वेश्चन में बोला गया कि h डिस्टेंस कवर करते हुए जब ये यहां कहीं आ जाएगा तो इसकी फाइनल स्पीड कैलकुलेट कीजिए। ओके। तो बच्चों अगर हम लोग नोटिस करें तो ब्लॉक यहां से यहां आया, h डिस्टेंस, इसका एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2g/3। तो u है, s है जिसको हम लोग h बोल रहे हैं, v हमें फाइंड आउट करना है, और a है। तो u, v, a और s वो कौन सी इक्वेशन है जो इन चारों को थर्ड वाली करती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों हम लोग यहां पर स्पीड निकालते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों v स्क्वायर निकालना है, इनिशियल स्पीड 0 है तो इसको खत्म कर दिया। एक्सेलरेशन बच्चों हमने निकाला 2g/3। बच्चों हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स मार्क कर रहा हूं। और s यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर करानी है? h। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ऑब्जर्व कीजिए, रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा? 4gh/3। ये हो गया हमारे पास v की वैल्यू। चाहे तो 4 का रूट करके 2 बाहर निकाल सकते हैं। अब आगे क्या पूछा है बच्चों? एट द सेम इंस्टेंट फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या बच्चों हमारे पास ये रिलेशन हम लोग अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल सर। इक्वल टू ओमेगा। तो यहां से अगर मुझे ओमेगा निकालना है तो ओमेगा क्या हो जाएगा? v/r। तो बच्चों हम लोग जब इस रिलेशन को पढ़ते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r में अब हमारे पास v की वैल्यू सिर्फ प्लेस करनी रह गई है। तो v की वैल्यू अगर हम लोग प्लेस कर दें तो ये कितनी है? रूट ऑफ 4gh/3, और अपॉन में क्या दिया गया है? r इज द रेडियस ऑफ दैट डिस्क। जो हम लोगों ने डिस्क एग्जैक्टली वो सिलेंडर है, हम लोग सिर्फ फ्रंट व्यू की बात कर रहे थे, तो ये आ गया ओमेगा। बिल्कुल सर। हो सकता है बच्चों आप सोच रहे हो कि एट द सेम इंस्टेंट क्यों बोला? तो सीधी सी बात है बच्चों, ये स्पीड लगातार चेंज हो रही होगी, कारण क्योंकि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, और एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वहां पर स्पीड बदल रही है। स्पीड बदलेगी तो ओमेगा भी बदलेगा। दैट्स व्हाई उन्होंने एट द सेम इंस्टेंट बोला है, क्योंकि अगले ही इंस्टेंट पर v की वैल्यू अलग होगी, वो यहां मार्क करेंगे तो ओमेगा बदल जाएगा। बिल्कुल सर।